नमस्कार। 2010 में पुणे में एक आतंकवादी हमला होता है। 2011 में मुंबई में एक आतंकवादी हमला होता है। 2012 में फिर से पुणे में एक आतंकवादी हमला होता है। 2013 में हैदराबाद में एक आतंकवादी हमला होता है और 2013 में ही बिहार के बोधगया में भी एक आतंकवादी हमला होता है। कुछ ही सालों में लगभग 5 से 6 भारत के शहरों में आतंकवादी हमले किए जाते हैं। जांच एजेंसियों को जांच में पता लगता है कि इसमें इंडियन मुजाहिदीन नाम के एक टेररिस्ट ग्रुप का हाथ है। इंडियन मुजाहिदीन जो कि यासिन भटकल नाम के एक शख्स ने बनाया था। यासिन भटकल का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अहमद ज़रार सिद्दी बप्पा उर्फ यासिन भटकल। यासिन भटकल के साथ इसके भाई रियाज और इकबाल, ये दोनों भी इसकी मदद किया करते थे। अगर इसकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो ये भटकल इलाके में, कर्नाटका के भटकल इलाके में पैदा हुआ और उसके बाद ये इसकी जो पढ़ाई है, शुरुआती पढ़ाई, वो महाराष्ट्र में होती है। इसकी पर्सनल लाइफ में हम एक अलग वीडियो में बात कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि यासिन भटकल, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हैं, इसके बाद पकड़ा नहीं जाता और गायब हो जाता है। आज हम बात करेंगे कि यासिन भटकल को कैसे हमारे एसओजी के मेंबर्स ने पकड़ा और इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। तो आते हैं कहानी पर। शुरू करते हैं 13 अगस्त 2013 से। पटना में आईबी यूनिट के जो पटना के हेड हैं और 5 एसओजी मेंबर्स के बीच में एक मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के दौरान ही एसओजी मेंबर को कॉल आती है। ये कॉल नेपाल से था और वहाँ से एक इन्फॉर्मर का फ़ोन आता है कि यासिन भटकल नेपाल के पोखरा में छुपा हुआ है। हालांकि यासिन भटकल जो है वो पहले भी ऐसी खबरें मिल चुकी थी कि यासिन भटकल यहाँ है वहाँ है, लेकिन वो सारी खबरें फेक निकली। और जब एसओजी मेंबर ये कॉल सुनते हैं और कहते हैं कि आप एक बार पूरी तरह से श्योर हो जाएं फिर हमें बताएं, लेकिन जब इन्फॉर्मर कहता है कि यासिन भटकल नेपाल के पोखरा में है और यहाँ वो एक यूनानी डॉक्टर बन के रह रहा है और अपना नाम यूसुफ बताता है, तो जब एसओजी मेंबर सुनते हैं कि यूनानी डॉक्टर का नाम, तो उनको पक्का यकीन हो जाता है कि ये यासिन भटकल ही है। क्योंकि जब वो बिहार के दरभंगा में भी रहता था तो वो एक यूनानी डॉक्टर बन के रह रहा था। तो एसओजी मेंबर को श्योर हो जाता है कि ये यासिन भटकल ही है। एसओजी मेंबर फ़ोन काटने के बाद तुरंत पटना के जो आईबी के हेड हैं उनको ये जानकारी देते हैं कि सर, यासिन भटकल का पता चला है और यासिन भटकल नेपाल में छुपा हुआ है। जो एसओजी मेंबर के दिमाग में बात आई थी वही पटना के जो आईबी के जो हेड हैं उनके दिमाग में भी वही बात आती है कि यासिन भटकल अगर वहाँ है तो ये बात बिल्कुल श्योर होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी पता था कि पहले भी 3 बार जो है वो उसकी खबर झूठी मिली है कि यासिन भटकल यहाँ छुपा हुआ है। तो इस पर एसओजी मेंबर कहते हैं कि सर, इस बार जो हमारी जो जानकारी है वो बिल्कुल पुख्ता है, क्योंकि वहाँ वो यूनानी डॉक्टर बन के छुपा हुआ है जो कि इसका जो है फेवरेट पेशा है। जब बिहार में था तब भी वो यूनानी डॉक्टर बन के रह रहा था। तो पटना के जो आईबी के हेड थे उनको विश्वास हो जाता है, लेकिन वो अपने बेस पे ये ऑपरेशन नहीं करवा सकते थे। उनको जो परमिशन है वो दिल्ली से लेनी थी। आईबी के हेड थे वो दिल्ली कॉल मिलाते हैं और वहाँ से जवाब आता है कि वही जवाब आता है जो ये सोच रहे थे कि 3 बार पहले भी आपने कोशिश की है, नहीं पकड़े गए, और दिल्ली से जो है वो अप्रूवल नहीं मिलती। और दिल्ली से कहते हैं कि जो यासिन भटकल हैं वो पाकिस्तान में है, ना कि नेपाल में। तो दिल्ली से निराश होने के बाद एसओजी मेंबर्स कहते हैं कि सर, हमें ये ऑपरेशन किसी भी हालत में करना होगा, क्योंकि ये यासिन भटकल को पकड़ने का एक गोल्डन चांस है जो कि हमें शायद फिर से ना मिले। पटना के जो आईबी के हेड हैं
वो तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये ऑपरेशन जो है हम ऑफिशियली नहीं कर सकते, हमें ये ऑपरेशन अनऑफिशियली करना पड़ेगा। तो इस पर एसओजी मेंबर्स का सवाल था कि अनऑफिशियली हम इस ऑपरेशन को कैसे कर सकते हैं। इस पर पटना के जो आईबी हेड हैं वो कहते हैं कि आप नेपाल जाएंगे, लेकिन आप वहाँ ये शो नहीं करेंगे कि आप एसओजी के मेंबर्स हैं। आप एक टूरिस्ट के रूप में नेपाल जाएंगे और वहाँ पे अगर ये यासीन भटकल ही हुए तो आप उसे पकड़ सकते हैं, और अगर नहीं भी हुए तो आप उसे वहीं छोड़ सकते हैं। तो एसओजी मेंबर्स को ये बात सही लगती है और वो इस ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि इस ऑपरेशन के लिए एसओजी मेंबर्स के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपने बेस पे वहाँ जा सकें। तो एसओजी मेंबर्स उनमें से एक जो मेंबर हैं वो अपने किसी दोस्त से पैसे का इंतज़ाम करते हैं। करीब कहा जाता है कि 40,000 रुपये का इंतज़ाम करते हैं, जो कि वहाँ रहने, खाने और वहाँ जाने के लिए लगना था। तो ऑपरेशन की पूरी तैयारी हो रही थी और एसओजी मेंबर का कहना था कि जो ईस्ट चंपारण के एसपी हैं विनय कुमार सिंह, उनको भी हम साथ में ले जाना चाहते हैं। तो विनय कुमार जो थे वो उनके नेपाल में अच्छे लिंक थे, तो इसलिए एसओजी मेंबर का कहना था कि वहाँ काफ़ी मदद हो सकती है। तो पटना के जो आईबी के हेड हैं वो इस पर भी तैयार हो जाते हैं और अनऑफिशियली ये ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है। 20 अगस्त 2013 को ये 6 मेंबर यहाँ से बिहार से रवाना होते हैं और नेपाल के माउंट व्यू होटल में चेक इन करते हैं। चेक इन करने के बाद ये जो इन्फॉर्मर थे, इनसे भी ये पहली बार मिलना था, क्योंकि सिर्फ फ़ोन पे ही बात होती थी और ये भी एक रिस्क हो सकता था कि इन्फॉर्मर भी कहीं उनका ही आदमी ना हो। लेकिन इन्फॉर्मर जो है वो बिल्कुल सही आदमी होता है, वो होटल में मिलता है और सारी जानकारी देता है। वहाँ इनको एक और चीज़ पता लगती है कि वहाँ एक और आदमी है जिसका नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला जो है वो भारत का ही एक आदमी था जिसका नाम था बाल बहादुर थापा, और ये एक कन्वर्टेड मुस्लिम थे। पहले ये हिंदू थे और बाद में ये मुस्लिम बन गए। ये भारत की आर्मी में रह चुके थे। तो नेपाल में इसका काम था कि ये वहाँ कोई भी छिपने के लिए आता था तो वहाँ ये उसकी रहने का इंतज़ाम किया करता था। एसओजी मेंबर्स अब्दुल्ला को अपने साथ मिला लेते हैं। हालांकि इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि अब्दुल्ला को वो कैसे अपने साथ मिलाते हैं, लेकिन अब्दुल्ला जो है वो एसओजी मेंबर के लिए, एसओजी के लिए काम करने के लिए राज़ी हो जाता है। और अब्दुल्ला और इन्फॉर्मर जो है वो इन दोनों को पहली बार उस जगह पर लेके जाते हैं जहाँ यासीन भटकल रह रहा होता है। यासीन भटकल पोखरा में एक ओरेगांव चौक है, वहाँ पर एक हाईवे पर एक मकान लगता था, वहाँ यासीन भटकल रह रहा था। वहाँ यूनानी डॉक्टर के रूप में ये छिपा हुआ था और इसका नाम जो था वहाँ यूसुफ था। तो जब एसओजी मेंबर्स और ये जो इन्फॉर्मर है और अब्दुल्ला है वो वहाँ पहुँचते हैं, तो तभी वहाँ एक बाइक निकलती है। बाइक पे जो बाइक चला रहा होता है वो बंदा कोई और होता है, लेकिन जो बाइक के पीछे बैठा होता है उस पर जब एसओजी मेंबर की नज़र पड़ती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि क्या ये यासीन भटकल ही नहीं था। तो वो बाइक उसी घर में चली जाती है जिसका इन्फॉर्मर ने पता दिया था। इसके बाद यासीन भटकल एसओजी मेंबर ने देख लिया था, लेकिन 100% श्योर होने के लिए एसओजी मेंबर्स इसकी जो पहचान थी वो करनी बहुत ज़रूरी थी। तो ये काम दिया जाता है जो इन्फॉर्मर थे। इन्फॉर्मर क्या करता है, वहाँ यूनानी डॉक्टर जो ये
यासिन भटकल यूनानी डॉक्टर बना हुआ था, तो वहाँ ये एक पेशेंट बन के जाता है। इस इन्फॉर्मर को कहा गया था कि आपने वहाँ जाना है, और उसकी 2-3 पहचान बताई थी यासिन भटकल की, जैसे उसके आगे के जो बाल हैं वो थोड़े मुड़े हुए हैं, और उसकी एक फोरहेड पे एक निशान भी है। और जो मेन इसका काम था इन्फॉर्मर का, वो था उसकी वॉइस का सैंपल लेके आना। वॉइस सैंपल रिकॉर्ड करके लेके आना, ये उसका मेन काम था। तो इन्फॉर्मर जो है वो वहाँ पहुँचता है, और पेशेंट बन के पहुँचता है, और वहाँ से अपनी जो उसकी वॉइस है किसी तरह वो रिकॉर्ड कर लेता है, और वो एसओजी मेंबर्स को भेजता है। एसओजी मेंबर्स ये जो सैंपल है वो दिल्ली भेजते हैं। दिल्ली जो हेडक्वार्टर थे आईबी का, उनके पास पहले से ही यासिन भटकल के जो वॉइस सैंपल है वो मौजूद थे। जैसे जो पुरानी इसकी कॉल रिकॉर्डिंग थी वो उनके पास मौजूद थी। तो जब ये वॉइस सैंपल जो है वो वहाँ पहुँचता है तो उससे मिलान किया जाता है, तो 100% वो यासिन भटकल की ही आवाज़ थी, ये वहाँ से कंफर्म हो जाता है। तो अब एसओजी मेंबर्स को पता चल चुका था कि ये यासिन भटकल ही है। और लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। अब ये तो पता चल चुका था कि यासिन भटकल यहाँ छुपा हुआ है, लेकिन जो एसओजी के मेंबर्स थे वो अनऑफिशियली वहाँ गए हुए थे, एज ए टूरिस्ट वहाँ गए हुए थे। तो यासिन भटकल को जब ये पकड़ते तो उसे नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करवाना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इस पर वे दिल्ली बात करते हैं, और दिल्ली में जो आईबी के हेडक्वार्टर्स हैं, आईबी के हेड इंडियन गवर्नमेंट से बात करते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो नेपाल की गवर्नमेंट से बात करती है। नेपाल की गवर्नमेंट से इसलिए बात करनी ज़रूरी थी क्योंकि एक अब वो नेपाल में रह रहा है, तो वहाँ से उसको बॉर्डर क्रॉस करवाना ये या तो 2 नंबर में करना पड़ता, लेकिन अब एक टेररिस्ट को पकड़ेंगे तो आप उसको बॉर्डर क्रॉस करवाना एक चैलेंज था, क्योंकि ये भी अपनी आइडेंटिटी छुपा के गए हुए थे। तो इंडियन गवर्नमेंट और नेपाल गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी बातचीत के बाद ये फैसला होता है कि नेपाल की पुलिस जो है वो यासिन भटकल को पकड़ेगी। तो नेपाल पुलिस और एसओजी मेंबर्स आपस में टाई अप करते हैं, और नेपाल की पुलिस कुछ शर्तें रखती है। नेपाल की पुलिस कहती है कि यासिन भटकल को किसी क्राउडेड प्लेस पे नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लोगों की जान को खतरा हो सकता है, और ये जो ऑपरेशन है वो नेपाल की पुलिस खुद करेगी, एसओजी मेंबर्स सिर्फ दूर से मॉनिटरिंग करेंगे। 26 अगस्त का दिन आता है, और नेपाल की पुलिस के कुछ मेंबर्स और एसओजी मेंबर्स वहाँ पहुँचते हैं जहाँ यासिन भटकल रह रहा होता है। और जब ये पहुँचते हैं तो एसओजी मेंबर्स को एक और शख्स दिखाई देता है। इसका नाम था असदुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी। ये हड्डी जो है वो अलकायदा ऑपरेटिव था और एक सुसाइड बॉम्बर था। ये पुणे बम ब्लास्ट, वाराणसी बम ब्लास्ट और झावेरी बाजार मुंबई बम ब्लास्ट इसका मेन एक्यूज था, और इस पर 10 लाख का इनाम था। तो एसओजी मेंबर्स इसको भी उसी जगह पर देखते हैं, और ये सारा मुआयना करने के बाद ये नेपाल की पुलिस और एसओजी मेंबर्स वहाँ से वापस आ जाते हैं। 27 अगस्त का दिन आता है, और इस दिन जो है वो भारत की गवर्नमेंट और नेपाल की गवर्नमेंट आपस में मीटिंग्स में ये सारा दिन चला जाता है। और उसके बाद उससे अगला दिन 28 अगस्त आता है। रात को 8:30 बजे 28 अगस्त को ये ऑपरेशन शुरू होता है। नेपाल की पुलिस 8:30 बजे उसी घर में एंटर करती है, और एसओजी मेंबर्स बाहर से मॉनिटरिंग करते हैं। 8:30 से लेकर करीब रात के 9:45 का टाइम हो चुका था, और नेपाल की पुलिस घर से बाहर नहीं आती। और इसी बीच एसओजी के जो हेड थे उनको नेपाल की जो भारत की एम्बेसी थी वहाँ से कॉल आता है कि आप ये गलत आदमी को पकड़ रहे हैं, ये कोई यासिन भटकल नहीं, ये एक टरबाइन इंजीनियर है।
तो इस पर एसओजी मेंबर कहते हैं कि सर आप अपना थोड़ा सा भी दिमाग यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये यासीन भटकल ही हैं, जबकि हमने इसका सारा डेटा जो है वो मैच किया है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये यासीन भटकल ही हैं। इस कॉल के बाद नेपाल की पुलिस यासीन भटकल और असदुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी को बाहर लाती है। इस समय करीब रात के 10:10 हो चुके थे और ये दोनों नेपाल की पुलिस की गिरफ्त में थे। एसओजी मेंबर्स और पुलिस जो है वो इन दोनों को लेकर नेपाल के बॉर्डर पर जाती है और वहाँ पर एसओजी मेंबर्स को ये दोनों को सौंप दिया जाता है और एसओजी मेंबर्स के साथ इन दोनों को भारत लाया जाता है। इस ऑपरेशन के बाद काफ़ी वाहवाही जो है वो एसओजी मेंबर्स को मिलती है, जो कि ये हकदार भी थे उसके। अनऑफिशियली ये ऑपरेशन किया था उन्होंने। हालांकि इनाम के रूप में एसओजी मेंबर्स को एक रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट और 1 लाख का इनाम मिला था, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम है। लेकिन यासीन भटकल को ये पकड़ लेते हैं और अब यासीन भटकल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। और दोस्तों ये थी आज की कहानी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वर्ल्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और ऐसी कहानियाँ और सुनने के लिए वर्ल्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।